नमस्कार। आज हम जानेंगे राज्य व्यवस्था का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी। तो जो लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। और बीपीएससी के मद्देनज़र मैं ये ऑडियो लेक्चर्स आप सभी को दूंगा आज के बाद से इसी चैनल पे। तो पूरा लेक्चर सुने और अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को बढ़ाएं ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आपको कोई भी कठिनाई ना हो। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है मनीष और आज से आपको ऑडियो लेक्चर्स तमाम पॉलिटी और तमाम विषय की इसी चैनल पे उपलब्ध होगी। तो आज हम जानेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय। राज्य व्यवस्था से जुड़ी प्राथमिक एवं अमूर्त अवधारणा है। यूँ तो राज्य शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रांतों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा बिहार आदि को सूचित करने के लिए किया जाता है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ समाज की राजनीतिक संरचना से होती है। उदाहरण स्वरूप भारत सरकार, राज्य सरकारें, न्यायपालिका, विविधिका, नौकरशाही से जुड़े अधिकारी आदि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाता है। किसी भी राज्य में चार तत्व अनिवार्य रूप से विद्यमान होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इनमें से किसी भी तत्व का अभाव होने पर राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाएगी। सरकार नामक तत्व का जहाँ तक प्रश्न है तो यह राज्य की व्यवहारिक एवं मूर्त अभिव्यक्ति है। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रमुख शासन प्रणालियाँ, मेजर गवर्नेंस सिस्टम। तो सामान्यतः विभिन्न देशों में शासन प्रणालियों में अंतर उसकी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से के कारण होता है। विश्व की प्रमुख शासन प्रणालियों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है। जैसे प्रमुख शासन प्रणालियाँ, जैसे एक शासक समूह में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। दूसरा है शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर। तीसरा है शासन प्रणाली के संविधान समान होने के आधार पर। तो पहला जो है आपका यहाँ पे शासक समूह के में शामिल शक्तियों की संख्या के आधार पर, व्यक्तियों की संख्या के आधार पे। तो यहाँ पे राजतंत्र है आपका तथा तानाशाही। दूसरा है अल्पतंत्र या गुटतंत्र और तीसरा है लोकतंत्र। और दूसरे सेक्शन जो मैंने आपको बताया है शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर, इसमें चार तरह की कैटेगरी है, चार भागों में बांटा गया है। पहला है धर्मतंत्र, उसके बाद है आपका राजतंत्र, उसके बाद है कुलोन तंत्र या अभिज तंत्र, चौथा है लोकतंत्र। और आपका तीसरा जो मैंने शासन प्रणाली का बताया था वो है आपका शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार। तो होने के आधार पे दो भागों में डिवाइड है, एक संविधानवाद और एक है गैर संविधानवाद। शासन प्रणाली के जो व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर अगर हम देखें तो भीड़ तंत्र है, धनतंत्र है, औसत तंत्र है, निरंकुश तंत्र है और गुणतंत्र है और वृद्ध तंत्र है। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न यह है कि भारतीय राज्य व्यवस्था शासन की इन प्रमुख प्रणालियों में से किसके नज़दीक है। इनमें से निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए, पहला पॉइंट है सैद्धांतिक तौर पर भारत में लोकतंत्र है, परंतु अधिकांश जनता के
अशिक्षित और गरीब होने के कारण सत्ता की प्रतिस्पर्धा 2-3 छोटे-छोटे गुटों के बीच होती है। अतः कुछ लोग इसे अल्पतंत्र या गुटतंत्र कहते हैं। दूसरी धारणा है, भारत के शासन प्रणाली की संविधानवादी व्यवस्था को अपनाया है और कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के रक्षक की भूमिका ठोस तरीके से निभाई। जैसे संविधान के मूल ढांचे के से संबंधित वाद जो केशवानंद भारती का था 1973 का, उसमें संविधान की मूल संरचना की जो रक्षा के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने निभाया था। तीसरा है जहां जनता का मत व्यवहार पारंपरिक मत मान्यताओं और भावनाओं से संचालित होने के कारण इसे भीड़ तंत्र भी कहा जाता है। तो वो वही नेता का वैचारिक और योग्यता स्तर इसे औसत तंत्र सिद्ध करता है। चुनाव प्रक्रिया के अत्यधिक महंगी होने के कारण तथा राज्य द्वारा खर्च वहन न करने के कारण यह धनतंत्र के नज़दीक भी माना जा सकता है। और भारतीय राजनेताओं की औसत उम्र के आधार पर इसे आलोचकों इसे वृद्धतंत्र भी कहते हैं, जिसके अतिरिक्त आरक्षण के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलता है। अतः कुछ सीमाओं के साथ यह योगतंत्र और गुणतंत्र भी है। भारतीय राज व्यवस्था में निरंकुश तंत्र के लक्षण काफ़ी कम हैं। विपक्ष और जनमत का दबाव, जनता के मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति आदि इसे निरंकुश तंत्र बनने से रोकता है। एक और मान्यता है दलीय संख्या के आधार पर भारतीय लोकतंत्र की यात्रा, यानी कि जर्नी ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी नंबर्स। भारत के संविधान निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और भाषीय विविधता को देखते हुए बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाया। आज़ादी के बाद 1977 तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी का लगातार प्रभुत्व रहा। यहाँ भारतीय बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। भारतीय लोकतंत्र व्यवहार में एक दल प्रधान प्रणाली का उदाहरण नजर आता है। 1990 के दशक में स्थिति यह हो गई कि 20 से भी अधिक दलों की गठबंधन सरकार बन रही थी और कुछ दलों का आधिपत्य के कारण देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरा। इस दौर में कई विद्वानों ने तो बहुदलीय ढांचे की आलोचना करते हुए द्विदलीय व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया, परंतु भारतीय मतदाताओं की परिपक्वता और नई राजनीति संस्कृति के कारण धीरे धीरे दो गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अस्तित्व में आए और अन्य अधिकांश दल अपनी अपनी सुविधा अनुसार इससे जुड़ते चले गए। इस प्रकार भारतीय व्यवस्था द्विगठबंधनीय व्यवस्था यानी कि टू कोलिनेशन सिस्टम होगी। वर्तमान समय में यूं तो केंद्र में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है, परंतु एनडीए के सभी घटक दल आपस में जुड़े हुए हैं और केंद्र व राज्यों में शासन और निर्वाचन प्रणाली में मिलकर भाग ले रहे हैं। इस समय राजनीतिक ढांचे का लाभ यह है कि इसे द्विदलीय प्रणाली की वाली स्थिरता भी विद्यमान है और देश के भाषी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक वैभव को अभिव्यक्त करने वाली बहुदलीय प्रणाली के लाभ भी इसमें शामिल हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र द्विदलीय प्रणाली पर तो नहीं किंतु द्विगठबंधनीय
व्यवस्था पर अवश्य चल रही है। दोस्तों, आज का आप लोगों का प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र है, ऑप्शन है आपका एक दलीय, द्विदलीय या ए बी या बहुदलीय। तो आप लोग अपना कमेंट में अपना उत्तर दें कि आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मैंने दिया है कि भारत में लोकतंत्र कैसे हैं। इसका ऑप्शन है एक दलीय, दूसरा द्विदलीय, तीसरा एक और दो दोनों और चौथा बहुदलीय। अपना आंसर कमेंट में देना ना भूलें और कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।